फिल्म की शुरुआत जापान के एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां हमेशा की तरह भारी भीड़ लगी थी। कोई जॉब को जाने की जल्दी में था, कोई पढ़ाई के लिए निकल रहा था, व्यस्त होकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इन्हीं लोगों के बीच फायर फाइटर सैम भी खड़ा था। वहीं एक जिम टीचर जानी चुपके चुपके उसे देख रही थी। उनके बाजू खड़ा हुआ नोआ भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। घर में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। जल्दी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। सैम, जानी, नोवा समेत ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट में बैठते हैं। ट्रेन चल पड़ती है और सब कुछ सामान्य लग रहा होता है और सबके फोन में एक अलर्ट आता है, इमरजेंसी। उसमें चेतावनी दी जाती है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। अगले ही सेकंड सिग्नल चले जाता है। इससे पहले कोई समझ पाता, ट्रेन अचानक ओवर स्पीड पकड़ लेती है। दौरान बोतल का ढक्कन सैम की तरफ लुढ़कता है। उसे उठाने सैम झुकता है। जैसे ही वो उठाने के लिए झुकता है, वैसे ही उसके आंखों के सामने से वो ढक्कन गायब हो जाता है। सैम को एहसास हो जाता है कि बहुत अजीब हो रहा है। सोच रहा होता है कि में विशाल टनल के अंदर ट्रेन घुस जाती है। सभी यात्री बैलेंस खोकर नीचे गिर पड़ते हैं। किस्मत से किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगती। देर बाद ट्रेन रुक जाती है। सभी लोग घबराकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेशन नहीं था, कोई शहर नहीं था। उनके चारों तरफ अजीब सा एक सुनसान जंगल फैला हुआ था। कुछ सेकंड पहले हुई घटना ने उनका टाइम ट्रैवल करके उनको ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया है कि वापस लौटना नामुमकिन था। फिर ट्रेन का आखिरी कंपाउंड ही मौजूद था। पूरी ट्रेन कहाँ गायब हो गई, अब किसी को क्या भी समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन के बाकी कंपार्टमेंट सुरक्षित रेलवे स्टेशन में मौजूद थे। दौड़कर जाकर सबसे पीछे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि टनल के अंदर कंपार्टमेंट छूट गया होगा। इसी वजह से टनल के अंदर सभी लोग उतरकर जांच करने लगते हैं। इन देर तक खोजने के बाद भी कुछ भी सुराग नहीं मिलता। आखिर वो बोगी गई तो गई कहाँ, किसी को कुछ समझ नहीं आता। जंगल में फंसे लोगों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सैम एक फायर फाइटर था, इसीलिए कुछ लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमें जल्द से जल्द कोई न कोई बचाने के लिए आएगा। हमें घबराने की बजाय यहीं रुककर इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जेनी उसके पास आती है और कहती है, हमें टनल के नीचे जाकर देखना होगा। आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो भी भागते हुए आकर कहता है, 1 मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तीनों काफ़ी दूर तक चलने के बाद दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं। का नज़ारा देखते ही तीनों के तीनों वहीं जम जाते हैं। उनके सामने एक बंजर और सुनसान रेगिस्तान फैला हुआ है। उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस जगह पर आ गए हैं। आखिर वो निराश होकर वापस ट्रेन के पास लौट आते हैं। जब आकर ये सारे लोगों को ये बात बताते हैं तो उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और इन लोगों को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा और अजीब हो चुका है। क्या करना चाहिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेरी कहता है, मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम सब मर चुके हैं। कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, हमारा भ्रम है या किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। जेरी एक के बाद एक अजीब थ्योरी सुनाता है। जो दिमाग में आता वो बोल देता। वहाँ के लोग और भी परेशान हो जाते। आखिर सब एक ही फैसला करते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करें तो रेस्क्यू टीम आके बचा लेगी। वे ट्रेन के पास ही रुकने का फैसला करते हैं। जेरी पर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था। इस हालत में भी आराम से ब्लॉग बनाने लगा था। सबके बीच एक रीना नाम की लड़की थी, उसे ज़ोर से भूख लगी थी। ये सोचकर पास रखा हुआ बैग खोलकर देखती है। असल में वो बैग नोवा का था। जैसे ही वो बैग खोलती है, उसमें लेटर मिलता है। ये देखते ही रीना समझ जाती है कि पहले प्रेजेंट में था। यह बात जानकर काफ़ी डर जाती है। इसके बाद जानी का बैग चुपके से खोलकर देखने लगती है। इसके बाद बैग के अंदर कुछ फूड मिल जाता है। लेकर बाहर निकल आती है। इसकी टक्कर नोवा से हो जाती है और इसे पता चल चुका था कि नोवा क्रिमिनल है।
इसीलिए उसे देखकर डर गई और हाथ से फूट छूट गया। नोआ उसे फूट उठाकर देने लगा, उससे पहले ही रीना डरकर भाग गई। इसी दौरान जेनी खाने के लिए अपनी बैग खोलती है। रीना को समझ आ जाता है कि उसका फूट किसी ने चुरा लिया है। तभी सबकी नज़र नोआ पर पड़ती है, जो फूट लेकर बैठा था। लड़की पूछती है कि सर, आपका फूट कैसे आया? ये नोआ कहता है, ये तो जेनी का फूट है। रीना की तरफ इशारा करके सच्चाई बताने वाला था। अचानक कहती है कि फूट इसी ने चुराया है, मैंने नहीं चुराया। पूरा इल्ज़ाम नोआ के ऊपर डाल देती है। वो सुनते ही सभी लोग नोआ के ऊपर शक करने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्रिमिनल को अपने साथ रखना ही खतरे की बात है। नोआ सुनते ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, आपके साथ रहना मुझे कोई शौक नहीं। बैग उठाकर चले जाता है। अभी कुछ ज़ोरों की भूख लगती है। अभी सैम एक बॉक्स उठाकर खोलता है और उसमें ढेर सारे फ्रूट होते हैं और तभी सभी को थोड़ा थोड़ा बांटने लगता है। जेरी ने कुछ देर पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था। रीना का जेनी के बैग से फूड निकलना उसमें साफ रिकॉर्ड हो चुका था। को पता चल जाता है कि असली चोर कौन है। लेकिन क्योंकि सभी ने नोआ पर शक किया था और शाम और जानी उसे लेने के लिए निकल पड़ते हैं। नोआ बिना दिशा जाने चलता जाता रहता है। उसी वक्त उसका खड्डे में पैर फिसल जाता है। हालांकि वो एक बेल को पकड़कर लटक जाता है। सैम और जानी उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। नोआ को समझाते हैं कि हम सब निकलना होगा तो साथ रहना होगा। काफ़ी समझाने के बाद नोआ मान जाता है। दरअसल उसकी बैग से जो लेटर मिला था वो नोआ का नहीं था, उसके छोटे भाई का था। उसका भाई इस समय जेल में बंद है। आज ही उसकी सज़ा पूरी होने के बाद रिहा किया जाना था। नोआ तो ट्रेन में इसलिए चढ़ा था कि अपने भाई को लेने जा सके, लेकिन पहले ही वो बिना कुछ समझे अजीब जगह पर आ फंसा है। इतने सालों बाद उसका भाई जेल से बाहर आने वाला था। अब वो उससे मिल भी नहीं पा रहा था। नोआ उसी बात पर परेशान हो रहा था। उधर समय बीतने के साथ साथ लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा था। उन्हें समझ आ गया कि ट्रेन में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और सभी लोग एक एक करके ट्रेन से निकलने लगे। आखिर सभी को ये जगह का पता लगाना था, ये जगह है क्या। चलते चलते एक आदमी को उनकी समूह में से ज्ञान मिलता है। उधर जेरी पूरे इलाके का वीडियो बना रहा रहता है। समूह में रहते हुए एक बुजुर्ग चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो नज़ारा देखते हैं उनकी आंखें फटी की पटी रह जाती है। वो नज़ारा देखते ही उन्हें कुछ याद आ जाता है और ट्रेन की तरफ दौड़े भागे आते हैं और वहां आकर एक न्यूज़पेपर निकालते हैं और सबको दिखाकर बोलते हैं, क्या आपने ये खबर देखी है? हमारे शहर में बनने वाली बिल्डिंग 2026 में जाकर पूरी होगी। फ़र्क बस इतना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कब की ख़त्म हो चुकी थी और उसे बने हुए कई साल बीत चुके थे। और एक लड़के को जो जूस कैन मिला था उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2026 थी। उनके समूह में बायोलॉजिस्ट भी मौजूद था। के एक हाथ में पौधा था। वह पौधे को देखकर कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि ऐसा पौधा बनाया जाए। कहता है कि कम से कम 30 साल लगेंगे ये पौधा बनाने में। इसकी बात सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके आगे आ चुके हैं। उनको शौक से भी ज़्यादा और डर लग रहा था और उनको खाने की कमी बहुत कम हो रही थी। और सैम पानी की कमी दूर कर देता है। ट्रेन की छत पर टारपेलिन शीट बिछा देता है। जब बारिश हो तो पानी टिके पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि बारिश कब होगी यह किसी को नहीं पता था। कुछ लोग ये फैसला किया कि जंगल के अंदर जाके पानी ढूंढें। इसके बाद सैम, जॉनी, नोआ पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। साथ में बायोलॉजिस्ट को भी लेकर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ मेंढक दिखाई देता है और घास और पत्थरों पर भी नमी थी और ये सोचकर उत्साह से आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते एक बड़ी पहाड़ के पास पहुँच जाते हैं। चट्टान की दरार से हल्का फुल्का पानी निकल रहा होता है।
सोचते हैं कि यह पानी इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होगी और पहाड़ के पीछे बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। ये सोचकर लोग चले आते हैं कि वहाँ पर चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए। उस समूह का एक आदमी बहुत दांत के दर्द से बहुत तड़प रहा था और वो किसी तरह दांत निकालने की कोशिश करता है और निकल जाता है। उस जगह जाता है जहाँ पानी छुपा कर रखा था। पानी पी रहा होता है और कंपाउंड में मौजूद एक आदमी देख लेता है। उसे पता था कि ये बात बाकी लोगों तक पहुंच गई तो क्या होने वाला है। देर बाद वही पानी लेके आके देता है और वहाँ के पूरे लोग खुश हो जाते हैं। लोग पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो रोक देता है और कहता है कि पानी मैंने ढूंढा है, तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में मुझे कोई चीज़ देनी होगी। तो पकड़ के नोवा ट्रेन से बाहर खींच लेता है और कहता है कि इस हालत में भी तुम्हें सौदा करना है। इतना कहकर उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देता है। सीधी तरह से सबको पानी बांट दो वरना यहाँ से निकल जाओ, जंगल में जाके रहो। ये सुनकर डर कर सबको पानी बांट देता है। सभी लोग खुशी खुशी पानी पीते हैं। सच कहे तो पानी की असली कीमत अब पता चली सबको। एक व्यक्ति के पास एक ही बोतल पानी थी, कभी भी ख़त्म हो सकती थी। पहाड़ के ऊपर पहुंच जाए तो और पानी मिलेगा। पानी की चिंता काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती। मौजूद पेड़ों की जड़ों का यूज़ करके एक रस्सी जैसी चीज़ बनाते हैं। सैम उसी की मदद से पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। काफ़ी मेहनत के बाद वहाँ ऊपर पहुँच जाता है। जैसे उन्होंने सोचा था वहाँ सचमुच पानी मौजूद था। खुशी के साथ उसे एक बड़ा झटका भी लगता है। वह चांद तक भी देखता है। पूरा जापान समंदर में डूबा हुआ दिखता है। एक भी बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद ट्रेन में मौजूद हर एक बंदे को बताता है। उनको एक बात साफ समझ आ जाती है, जिस धरती पर वो रह रहे थे 30 साल बाद पूरी तबाह हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मानव जाति पूरी ख़त्म हो चुकी है? ये बात किसी की समझ में नहीं आती। अगले दिन वही आदमी जिसने वो दांत निकाला था जंगल के अंदर घूम रहा रहता है। उसे अनजान आदमी दिखाई देता है और वो सभी को जाकर बताता है। जाकर कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा था, वहाँ पर भागा है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो पानी को लेकर हंगामा किया था, इसी वजह से उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वे अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। कम से कम पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और पानी के बाद सबसे बड़ी चिंता फूड की थी। वो जो बायोलॉजिस्ट था वो पौधों और फलों को देखकर कहता है कि कौन सी चीज़ खानी पड़ेगी, कौन सी चीज़ नहीं। खाने की चीज़ें ढूंढते ढूंढते अलग दिशा में निकल जाते हैं। रीना को यह फल मिलता है और फल कहती है ये खाने लायक है। उसकी बात पर भरोसा करके वो फल खाने लगती है। अगले ही पल उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, पीछे गिर जाती है कि वो जहरीला फल था। किस्मत से वो बहुत कम मात्रा में खाया था, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद सभी मिलकर बाँस काट कर लेकर आते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। उनको काटने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए क्रेडिट कार्ड को घसकर एक नोकदार हथियार बनाते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ लोग पहाड़ पर से पानी लेकर आते हैं। जंगल से इकट्ठा किए फूड आइटम्स को मिलाकर और सब लोग खाना चालू करते हैं। इसी दौरान नोवा को वही फल दिखाई देता है जिसे रीना ने जॉनी को दिया था। फल को देखकर सोचता है कि खाने में कैसे आया। नोवान कहता है कि यह खाना मत खाओ, तब तक ये जेरी पूरा खाना खा चुका था। इस समय बायोलॉजिस्ट आकर कहता है नहीं, इस फल को खाने से कोई बीमारी नहीं होगी। इसको देखने से सेम उसके जैसा लगता है, लेकिन असल में दोनों अलग अलग फल हैं। नोवा समझता है कि इनके बीच कोई ऐसा है कि जानबूझकर सबको मारने की कोशिश की है। उसे लगा था कि जहरीला फल खाने में मिला रहा है, उसने गलत फल खाने में मिला दिया। तभी उन्हें एहसास होता है ये बुजुर्ग आदमी यहाँ पर नहीं है, उसी ने हमारे खाने में फल मिलाया। उसके बाद अगली सुबह होती है। वहाँ के मौसम और आसपास के हालात को देखकर
समझते हैं कि वहाँ आसपास कोई नदी होती है। श्याम कहता है कि मैं, नोवा और बायोलॉजिस्ट जाकर वहाँ पर चेक करते हैं। तीनों जंगल के अंदर नदी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते बायोलॉजिस्ट पर कोई अनजान आदमी हमला कर देता है। चीख की आवाज़ सुनते ही दोनों वहाँ पर दौड़ते हैं। दौड़कर वहाँ पर जाकर देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट दर्द से तड़प रहा था। पेट पर गहरा घाव था और अगले ही पल उठाकर उसे सीधा कंपार्टमेंट में लेके आते हैं। पेट का घाव ठीक करने के लिए सिर्फ पेट पर पट्टी बंधना ठीक नहीं था, उसे टाँके लगाना ज़रूरी था। एक बूढ़ी महिला कहती है, मेरे पास कपड़ा सीने की सुई और धागा है, और सुई और धागे की मदद से उसे टाँके लगाए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और बायोलॉजिस्ट के पास एक बुक भी थी। इस बुक की मदद से कौन सा पौधा कौन से इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं वो उन्हें पता चलता है घाव के लिए कौन सा पौधा उपयोगी होगा। उसके बाद पूरे जंगल में उस पौधे को ढूंढते हैं। आखिर में उन्हें पौधा मिलता है और उसका रस पीसकर घाव पर भाते हैं, और कुछ ही दिनों में उसे तबीयत में सुधार आता है। उनको पता चल चुका था कि उनके अलावा भी बाहर कुछ लोग मौजूद हैं, इसीलिए सबको सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग बूढ़े से पूछते हैं कि खाने में जहर मिलाने वाला तुम ही थे? मैंने पहले ही कहा था, किसी आदमी को मैंने देखा है, तब मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं किया। आगे कहता है कि मैं सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है ऐसी स्थिति में किस तरह बचा जा सकता है। पहले हम इस जगह के चारों तरफ ट्रैप और जाल लगाना चाहिए। ट्रैप लगाना चालू कर देते हैं। उधर नोवा हेयर स्टाइलिस्ट था। इस तरह समय बीतता जाता रहता है।